जय हिंद फ्रेंड्स। आज युवा दिवस की सबको ढेर सारी बधाइयां। भारत दुनिया में आज एक ऐसा देश है जिसके पास युवा सबसे ज्यादा है। मतलब हमारी जो यूथ पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है। और जिस घर में युवा सबसे ज्यादा हो, सामान्य तौर पर वो घर बहुत शक्तिशाली होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, क्योंकि परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, उसमें जो सबसे अहम चीज है वो है ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। किसी भी राष्ट्र, किसी भी समाज, किसी भी परिवार समाज और राष्ट्र, इनके निर्माण में, इनके बनने में जो सबसे अहम चीज है वो है मनुष्य, ह्यूमन बीइंग। और इस ह्यूमन बीइंग से पैदा होता है ह्यूमन रिसोर्स। अब प्राकृतिक रूप से कोई राष्ट्र कितना भी धनी हो, नेचुरल रिसोर्स बहुत हो, जिसको आज हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन से बहुत धनी था, नेचुरल रिसोर्स से। 15th सेंचुरी में कोई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं था। 15वीं शताब्दी, 15th सेंचुरी में कोई यूएस नहीं था। जबकि आज जहां यूएस है वो नेचुरल रिसोर्स में बहुत रिच है। लेकिन उस नेचुरल रिसोर्स का क्या फायदा अगर उसका ह्यूमन रिसोर्स रिच ना हो तो? अगर ह्यूमन रिसोर्स रिच कर लिया जाए और नेचुरल रिसोर्स ना भी हो तो भी राष्ट्र ताकतवर बन सकता है। जापान उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। 2 कंट्री दुनिया में है, यूएस नेचुरल रिसोर्स भी है, ह्यूमन रिसोर्स भी है। जापान ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स नहीं है। देखो आप, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, नेचुरल रिसोर्स में कंट्री रिच है, ह्यूमन रिसोर्स में कंट्री रिच है। जापान नेचुरल रिसोर्स नहीं है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स में कंट्री रिच है। और आप देखो जापान की स्थिति, वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अगर आप यहां का फोर्ड जानते हो तो आप यहां की टोयोटा भी जानते हो। यानी कोई भी परिवार, कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र अगर अपने ह्यूमन रिसोर्स को मजबूत कर ले तो उसको महान बनने से कोई रोक नहीं सकता। अब एक बात तो क्लियर हो गई कि कोई भी नेशन अगर अपने ह्यूमन रिसोर्स
मानव संसाधन पर अगर कोई भी नेशन काम कर ले तो उसकी महानता को कोई रोक ही नहीं सकता। अब सवाल यह उठा कि इस ह्यूमन रिसोर्स का विकास कैसे हो। अब यह बहुत बड़ा सवाल है। आज मैं आपसे जो रूबरू हो रहा हूं, युवा दिवस के दिन स्वामी विवेकानंद की कोई चर्चा नहीं करूंगा, उनके सिद्धांतों की चर्चा करूंगा। एक तो उनके योगदान की चर्चा करूंगा भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में, और एक बताऊंगा कि स्वामी विवेकानंद को क्यों राष्ट्रीय संत घोषित किया जाना चाहिए। अब इस देश का हर युवा वेद, उपनिषद, बाइबल, कुरान तो नहीं पढ़ सकता, और बहुत सारे घरों में तो पढ़ने भी नहीं देंगे। कहेंगे पहले फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, बायो पढ़ लो, जिंदगी बना लो, नौकरी ले लो, फिर यह सब पढ़ना। तो कोई तो रास्ता दिखाई पड़े, कोई तो रे ऑफ होप दिखाई पड़े, कोई तो लहर दिखाई पड़े, चमक दिखाई पड़े, रोशनी दिखाई पड़े, जिसको पकड़कर हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इस ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए पूरी दुनिया एक बात पर एकमत है कि एजुकेशन को इंप्रूव करना चाहिए, एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। सब कहते हैं भैया एजुकेशन पे ध्यान दो, लेकिन एजुकेशन देने के बाद भी अगर समाज में नशा बढ़ जाए, अगर समाज में जातिवाद बढ़ जाए, अगर समाज में संप्रदायवाद बढ़ जाए, अगर समाज में अपराध बढ़ जाए, फिर तो एजुकेशन फेल कर गई। चलो ठीक है, मान लिया एजुकेशन कि भाई एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स को ताकतवर बनाने का सबसे अहम सोर्स है एजुकेशन, मान लिया। लेकिन दे दिया एजुकेशन, 80% एजुकेशन हो गई, 80% नशा बढ़ गया, जातिवाद बढ़ गया, संप्रदायवाद बढ़ गया, अपराध बढ़ गया, डिप्रेशन, ईर्ष्या, ये सब तो कम होना चाहिए ना। अगर खत्म ना भी हो, मानवीय गुण है, अगर खत्म ना भी हो तो कम से कम बहुत कम हो जाना चाहिए, पर ये तो बढ़ गए। ये बात विचार करने की है कि जब देश आजाद हुआ 1947, 11% एजुकेशन लिटरेसी रेट, उससे भी कम रहा होगा। आज 80%। यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई। ये जो देश है भारत, इसने कहा कि ह्यूमन रिसोर्स को मजबूत करने का दो रास्ता। पहला रास्ता ध्यान, और दूसरा रास्ता विद्या। ध्यान को इसने अनिवार्य कहा, कंपल्सरी। विद्या को अनिवार्य नहीं कहा, क्योंकि ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल हैं
जिन्होंने शिक्षा लिया ही नहीं। कबीरदास सबसे बड़ा एग्जाम्पल। ऐसा न जाने कितने एग्जाम्पल हैं जो स्कूल गए ही नहीं, पर उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, अमर हैं। यानी इस ध्यान शब्द में ऐसा कोई ना कोई जादू होगा, कुछ तो होगा। इस देश ने इसको कंपलसरी कहा, और विद्या के साथ तो एकदम कंपलसरी कहा। आज आप लोग देखो, तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। मैं हिंदुस्तान का एकमात्र कोच हूं जो बिलीव करता है कि यार तुमको तुम्हारे पैर पे खड़ा कर दूं। कुछ ऐसा सिखा दूं कि तुम्हारा अपना विकास हो, खुद का। जैसे मेरा हुआ, मैं अंधकार से बाहर आया। मैं तो घोर अंधकार में था ना, बहुत घोर अंधकार में, और उस घोर अंधकार से मैं बाहर आया, तो मुझे कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता तो मिला ही होगा। (1863) 1863 में यह व्यक्ति पैदा हुआ, कायस्थ परिवार में, बंगाल में, और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए शिकागो रिलीजियस पार्लियामेंट के बाद 1893। 1897 रामकृष्ण मिशन, और 1902 में डेथ। इतनी छोटी सी जिंदगी में यह आदमी, और पश्चिम वेस्ट तो दीवाना है इस आदमी का। लोग कहते हैं कि अरे भाई साहब, विवेकानंद अमेरिका गए और वहां उन्होंने कहा मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, उसी पे पश्चिम दीवाना हो गया। नहीं नहीं, पश्चिम ने देखा कि इस आदमी को एक ऐसी बात पकड़ में आ गई है, क्योंकि वही पश्चिम की ताकत की वजह था। आज जो तुम पश्चिम की ताकत देख रहे हो, उसकी एक खास वजह है। भारत ने उसको बहुत पहले, प्राचीन काल से उसकी धारा भारत में मौजूद है। सिर्फ भाइयों और बहनों, आप भी जाइए ना, भाइयों बहनों कहिए, देखिए कितने लोग प्रभावित होते हैं। स्वामी विवेकानंद का जो सारा राज है, सारा रहस्य है, वो उनके नाम में छुपा है। स्वामी विवेक। ध्यान से जो चीज पैदा होती है वो है विजडम, विवेक। और इस विवेक को किसी को देने का कोई रास्ता नहीं है ही नहीं। यह दुनिया में एक ऐसी चीज है विवेक, जो आप किसी को दे नहीं सकते। नहीं तो हर अमीर, पैसे वाला, अमीर मतलब पैसा नहीं होता, मैं माफी चाहता हूं, हर पैसे वाला आदमी इसको खरीद कर अपने बच्चों को दे देता। और अगर हर पैसा वाला आदमी इसको खरीद कर अपने बच्चों को दे देता, तब फिर अब्राहम लिंकन कभी नहीं पैदा होता, क्योंकि फिर पैसे वाले अपनी मोनोपोली बना लेते विवेक पे। फिर नेपोलियन कभी नहीं पैदा होता, फिर गांधी कभी नहीं पैदा होते, फिर अंबेडकर कभी नहीं पैदा होते, फिर मोदी कभी नहीं पैदा होते, फिर मुलायम सिंह यादव कभी, ये सब बहुत सामान्य घर के लोग, बहुत सामान्य। फिर मायावती कभी नहीं पैदा होती। ये सब बहुत अति सामान्य घर के लोग। ये कौन सा दून स्कूल में पढ़े हैं? ये सारे के सारे लोग
कौन सा बहुत प्रसिद्ध स्कूलों में पढ़े हैं? इनमें से कुछ लोगों के स्कूल तो आपको पता ही नहीं होंगे। इनमें से बताओ कितने लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े हैं, बड़े बड़े रेप्यूटेड स्कूल। कितने पेरेंट्स परेशान होते हैं, भैया हमारा भी लड़का वहां पढ़ लेता, देहरादून में पढ़ लेता, शिमला में पढ़ लेता, लंदन में पढ़ लेता। अरे भैया, शिमला, लंदन, देहरादून से ज्यादा जरूरी है कोई चीज जो आप खुद अपने बच्चे को दे सकते हो। ये जो चीज है ये दी नहीं जा सकती। शिक्षा तो मार पीट के टेबल रटाया जा सकता है। 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा टेबल तो रटाया जा सकता है। इसीलिए जितनी कौमें रटने पे डिपेंड कर गई, रटने पे, सब बर्बाद हो गई। जितनी कौमें रटने पे बर्बाद बैठी, जितनी, सब बर्बाद हो गई। क्योंकि रटने वाली कौमों ने इस चीज को खो दिया। उठा लो, लाइन से उठा लो। तुम विद्या तो जबरदस्ती दे सकते हो, विवेक जबरदस्ती नहीं दे सकते। क्योंकि विद्या बाहर से आती है, विवेक अंदर से आता है। ये दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है। ये दोनों में सबसे बड़ा। इन सारों के पास, ये जितने सारे लोग हैं, इनके पास अच्छा स्कूल भले नहीं था, लेकिन इन सब के पास विवेक था। और उस विवेक ने इनको कितनी उपलब्धियां दी। और यह पैदा किससे होता है? यह पैदा होता है ध्यान से। विद्या बाहर से दी जाती है और विवेक अंदर से पैदा होता है। यह बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा। इसलिए आप टेबल रटवा सकते हो, आप बच्चों को टेबल रटा सकते हो, फॉर्मूले रटा सकते हो, नोट्स रटा सकते हो, पर विवेक के लिए क्या करोगे? और जब समाज में इसकी परसेंटेज के लोग कम हो जाएंगे, जैसे आज भारत में 80% के आसपास लोग शिक्षित हैं, विद्या है उनके पास, विवेक बहुत अगर होगा तो 10% लोगों के पास होगा। अगर ये 80 होता और ये 10 होता तो भी देश महान हो जाता, क्योंकि पावरफुल चीज ये है। विजडम। अब कहोगे कोई विवेक का एग्जाम्पल बताओ। अब 3 इडियट मूवी देखी, उसका एक सीन है, रैंचो, राजू और फरहान, ये तीनों लोग लेट एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं, लेट, हॉस्पिटल से भाग के आते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में लेट पहुंचते हैं, तो टाइम पे इनका पेपर कंप्लीट नहीं होता।
तो जब टाइम पे इनका पेपर कंप्लीट नहीं होता तो ये एग्जामिनी से, जो एग्जामिनर सामने है उससे थोड़ा सा टाइम मांगते कि सब प्लीज गिव अस सम एक्स्ट्रा टाइम, सब हम पेपर कंप्लीट कर लें। चतुर्लिंगम जाते जाते कह के जाता है कि सर टाइम इज ओवर सर। और फिर जब ये तीनों अपना पेपर कंप्लीट कर दे और टीचर के पास पेपर जमा करने आते हैं, वो कहता है आप लेट हो गए, अब हम आपका पेपर नहीं लेगा। सिचुएशन, यहां विद्या काम नहीं आएगी। कहता आप लेट हो गए, अब हम आपका पेपर नहीं लेगा। रांचो कहता है सर आप जानते हैं मैं कौन हूं? कहता प्राइम मिनिस्टर का बेटा है तो भी नहीं लेगा। कहता सर आप हमारा नाम और रोल नंबर जानते हैं सर? कहता नहीं। तीनों पेपर मिला के मिक्सअप कर देते और भाग जाते हैं। ये है विवेक। इसको पैदा इसीलिए लोग कहते हैं ना कि अरे भैया ये तकदीर, भाग्य, भगवान, ये सब कॉन्सेप्ट क्यों पैदा हुआ? क्योंकि जिसके पास विवेक पैदा हो गया उसने बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दिया। तब मजबूरी में जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े हुए लोग थे उनको मजबूरी में भाग्य का सिद्धांत पैदा करना पड़ा। मजबूरी में कैसे कहते कि भैया हमारे पास ये चीज नहीं है। अब हिंदुस्तान में कितने राजनेता हैं जो राजा फैमिली से हैं, आपको तो पता ही होगा। और वो राजा फैमिली के राजनेता एक सामान्य परिवार से आए हुए प्रधानमंत्री के भजन गाते रहते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री। अब वो कैसे कह दे कि हमारी शिक्षा में त्रुटि रह गई? मैं तो जब ये सीन देखता हूं, भारत के रजवाड़ों से आए हुए राजनेताओं को यशस्वी प्रधानमंत्री का मजीरा बजाते हुए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मोदी जी को व्यक्तिगत तौर पर दिल से बहुत मानता हूं। इसीलिए जो आदमी राजाओं के घर के लड़कों से मजीरा बजवा दे, यह उपलब्धि है सर। सर ये उपलब्धि है सर। जिन राजाओं के घर में आज भी लोग जाके जिल्ले इलाही कहते हैं, उनके बच्चे आपको हो सकता है ना दिखाई पड़ता हो, मुझे तो दिखाई पड़ता है सर। एक झटके में मालदीव को झटका, एक झटके में। हो सकता है दुनिया दिल्ली भूल गई हो, लक्षद्वीप सबके दिमाग पे है। राममय कर दिया पूरे भारत को, पूरे भारत को राममय कर दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अयोध्या बनेगा पूरी दुनिया का निर्वाण स्थल। अयोध्या अब बहुत कुछ बनेगा, लेकिन अब वो बनेगा पूरी दुनिया का निर्वाण स्थल। अब वहां सिखाया जाएगा श्री से प्रभु बनने का सिद्धांत। मैं आऊंगा उस पर। अब सवाल यह उठा कि आखिर ये जो बड़े लोग हैं, इन्होंने ये पैदा किया भाग्य का सिद्धांत। भाई जितने बड़े बड़े परिवारों के घरों के राजनेता आज संसद में बैठे हैं, जो बड़े बड़े स्कूलों से पढ़ के आए, विश्वविद्यालयों से पढ़कर आए, वो कैसे मान लें कि एक सामान्य परिवार का लड़का हमारे ऊपर 10 साल से शासन कर रहा है? तो वो क्या कहेंगे? भाग्य। भाग्य नहीं, विवेक। वो तुमसे क्या कहेंगे? भगवान। भगवान नहीं, विवेक। वो तुमसे क्या कहेंगे? तकदीर। तकदीर नहीं, विवेक। बड़ी जादुई चीज है विवेक। तुमसे बताया नहीं गया, तुमसे सिर्फ कहा गया पढ़ो 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 पढ़ो। मैं तुमसे कह रहा हूं विवेक पैदा करो, विजडम। पैसे पैदा का कैसे पैदा होती है? पहली चीज, चुनौती बहुत पसंद है इसको, चैलेंजेस।
इसको पैदा करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है चुनौती। पहली पहली जरूरी चीज चुनौती। देखो मैंने वो रेंचो वाला एग्जांपल दिया ना, और जितनी चुनौती एक समान परिवार का लड़का देखता है जीवन में, कदम कदम पे लड़ना पड़ता है उसे, कदम कदम पे। हमारे साथ हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ते थे जिनके साथ तीन तीन लोग आते थे। एक खाना लेकर आता था, एक खाना खिलाने आता था, एक खाना खिलाने के लिए रिक्वेस्ट करने आता था, भैया प्लीज एक पराठा और खा लीजिए, आपको हम वहां घुमाने ले चलेंगे भैया, यहां घुमाने, भैया प्लीज थोड़ा सा जूस पी लीजिए भैया। वो आज गायब हैं। तुम अगर हमारी तरह सामान्य घर में पैदा हुए हो, या तुम अगर मोदी जी की तरह सामान्य घर में पैदा हुए हो, तो तुम चुनौतियों का सामना कर रहे होगे कदम कदम पर, पग पग पर। और यही विवेक पैदा करता है। क्योंकि तुम रास्ता ढूंढोगे ना उनसे वो निकलने का। किताब नहीं है, कमरा बहुत अच्छा नहीं है, घर बहुत अच्छा नहीं है, एनवायरमेंट बहुत अच्छा नहीं है, उन सब से बाहर निकालने का तुम रास्ता सोचोगे। 1453 में जब तुर्की ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया, देखो पश्चिम के पास चुनौती आ गई सर्वाइवल की। जैसे चुनौती आई, ज्योग्राफिकल डिस्कवरी, उसने सीधा रास्ता खोज लिया। 1453, 1498, जहां चुनौती है वहां रास्ता भी है। 1453 में, 1453 में क्या हुआ? कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। किसने? टर्की ने। टर्की ने। देखो तुम, 1453 में टर्की ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया, जिसको आज तुम इस्तांबुल कहते हो। चुनौती खड़ी हो गई किसके सामने? पश्चिम के सामने, वेस्ट के सामने। सर्वाइवल। चुनौती खड़ी हो गई तो होश ज्यादा बढ़ गया, अलर्टनेस बढ़ गई। और 1498 में वास्को डिगामा ने सीधा रास्ता निकाल लिया। भारत के लिए। देखो चुनौती, जहां चुनौती पैदा होगी जहां भी, इसलिए जिनके पास कम पैसा होता है ना, जो सामान्य परिवार से होते हैं, तुमको लगता है कोई जादुई घटना उनके जीवन में घटना? ना, ये सारी चुनौतियां चुनौती विवेक को पैदा करने का पहला रास्ता है चुनौती। तुम गौर करो, तुम भारत का इतिहास 1947 से उठा के देखो, ऐसे ऐसे सफल प्रधानमंत्री हुए जो सामान्य घरों से आते हैं। लाल बहादुर शास्त्री सामान्य घर से, चुनौती बहुत थी। अटल बिहारी वाजपेयी, चुनौती बहुत थी। नरेंद्र मोदी, पहला विवेक, चुनौती से घबराओ मत, ध्यान करो, वो तुम्हें उन चुनौती से रास्ता निकालेगा। वहीं पर विवेक का जन्म होगा। तो विवेक का जन्म का जो पहला मार्ग है वह है चुनौती।
चुनौती से घबराना नहीं है, सहायक है तुम्हारी, भाई है तुम्हारा। सफलता और महत्वाकांक्षा के 4 भाई। पहला भाई चुनौती। जो पैसे वाले लोग हैं उनके बच्चों के सामने कोई चुनौती नहीं आती, इसलिए पढ़े लिखे तो बहुत हो जाते हैं। इंग्लिश बहुत अच्छा बोलता है। वो लंदन, वो यू नो when I came back from America last month and I met Julie there and I cannot explain the things, obviously it happens। बस ये देख के तुम्हें इंप्रेस नहीं होना कि भाई यार कहाँ अंग्रेजी बोल रहा है यार ये लड़का, यही है बस। जिनको तुम पैसे वाले कहते हो ना, उनके बच्चों के पास चुनौती नहीं है, इसलिए पढ़ चाहे जितना ले, अंग्रेजी चाहे जितना अच्छा बोल ले, कपड़ा चाहे जितना अच्छा पहन ले, पर विवेक के पैदा होने का रास्ता बंद हो जाता है। लालू यादव सामान्य परिवार से है, भारत और बिहार की राजनीति पर दबदबा रहा उस आदमी का। चुनौती ही इतनी रही जीवन में, इससे भागना नहीं है, बिल्कुल नहीं भागना। दूसरी चीज, विवेक को जो चीज जन्म देती है दूसरी, वो है सम्यक संदेह, अविश्वास नहीं। इसलिए मैंने सिर्फ संदेह शब्द नहीं लिखा, सम्यक लिखा, अविश्वास नहीं। तुम क्वेश्चन ही नहीं करते। देखो मुसलमानों की स्थिति, अगर उनके पैगंबर पर कोई क्वेश्चन कर ले नाराज हो जाते हैं। अरे भैया कोई क्वेश्चन कर रहा है, आप उसको जवाब दो। क्यूरियोसिटी मन की भूख है। इसी क्यूरियोसिटी ने तो फिलोसोफर, साइंटिस्ट, पता नहीं क्या क्या पैदा किया। ये सम्यक संदेह, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ? ये मन का प्रोटीन है। विवेकानंद जब स्वामी रामकृष्ण के पास पहुंचे, नास्तिक, संदेहवादी, तार्किक, वाद विवाद। अब बेचारे रामकृष्ण परमहंस अनपढ़ आदमी, कभी स्कूल तो गए नहीं, वो कहां वाद विवाद करेंगे। तो उन्होंने अष्टावक्र गीता दी स्वामी विवेकानंद को पढ़ने के लिए। कहा यार मैं तो पढ़ नहीं पाता हूं, तुम ही पढ़ के हमें सुनाओ जरा। मैं तुमसे बार बार क्यों कहता हूं गीता, बाइबल, कुरान, इनको पढ़ो। मेरा शो आता है ना रात में 9 बजे, 4th लॉ, जिसमें मैं यथार्थ गीता पढ़ा रहा हूं गुरुदेव के आशीर्वाद से। इन किताबों में भगवान नहीं है, विवेक को जन्म देने के रास्ते बताए गए हैं। संदेह, पश्चिम ने देखो दूसरा काम यही किया। बाइबल ने कहा धरती चपटी है, बोले हम पता करेंगे चपटी है कि नहीं। ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, वास्को डिगामा, कोलंबस, मैगलन, कुछ भी देखो, ये देखना बहुत जरूरी। कुछ देख रहे हो, अगर बुद्ध को देखो, सिद्धार्थ डेड बॉडी देखा, तुरंत पूछा ये क्या है। बुजुर्ग आदमी देखा, तुरंत पूछा ये क्या है। बीमार आदमी देखा, तुरंत पूछा ये क्या है। सन्यासी देखा, तुरंत पूछा ये क्या है। तुमने यार पूछना ही छोड़ दिया है। तुम बैठे हो क्लासों में, मैं तो क्लास लेता रहता हूं, मैं देखता हूं बैठे हैं लोग क्लासों में, हजार हजार लोगों की क्लास, 3-3 घंटे की क्लास, कोई कुछ पूछने वाला ही नहीं। कोई कुछ पूछता ही नहीं।
कोई कुछ जानना ही नहीं चाहता, बस मास्टर पढ़ा दो। बस मास्टर पढ़ा दो, इसको जिंदा करो। प्रयागराज में रहते हैं, पता ही नहीं प्रयागराज का नाम प्रयागराज क्यों है। तीसरी नदी सरस्वती कहां है? इलाहाबाद नाम कैसे पड़ा था? संगम प्रथा की शुरुआत कैसे हुई? कुंभ का मेला क्या है? कुंभ क्यों लगता है? अच्छे अच्छे लोग प्रयागराज में, 30-30, 35-35 साल के लोग, नहीं पता, जानने की कोशिश भी नहीं है। क्या जानने की कोशिश है कि यार आईफोन 8 सीरीज की वॉच ले आया क्या यार? अच्छा अच्छा, बढ़िया घड़ी है। ज्यादा देर तक देख लो तो आदमी फरिश्ता दिखाई पड़ने लगता है। नहीं नहीं भैया, ये दूसरा भाई है विवेक का, इसको जिंदा करो। क्वेश्चन करो, एक टारगेट बनाओ कि मैं पर डे 3 नई चीज सीखूंगा, बस मिनिमम 3, मैक्सिमम 5। और अगर तुम मैक्सिमम 5 चीजें एक दिन में सीखे, तुम सीखने के लिए पढ़ते ही नहीं। हमसे लोग कहते हैं अरे पूरा नहीं पढ़ा है, कितना पढ़ोगे? मैं सिखाने वाला कोच हूं, मैं पढ़ाने वाला कोच नहीं हूं। मेरे ऊपर पढ़ाने का वो मत करो, मुझसे सीख लो और अपने पैर पे खड़े हो जाओ। तीसरा जो भाई विवेक का है वो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण। आज सब दूसरे को देख रहे हैं, सब। कबीर दास जी ने इसी बात को इतने प्यार से कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजूं अपना मुझसे बुरा ना कोई। यही बात है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आज सब दूसरे को देख रहे हो। सोशल मीडिया के दौर में एक नेगेटिव चीज किसी की सोशल मीडिया पे डाल दो, मिलियन में व्यूज पहुंच जाते तुरंत। यानी इस देश का आदमी किसी की बुराई सुनने के लिए कितना आतुर होकर बैठा हुआ है। फलाने फिल्म के कलाकार अमेरिका में नंगे देखे गए और 15 मिलियन। $15 मिलियन रात में रहो, सुबह देखो 15 मिलियन। अगर तुम YouTube की एल्गोरिथम चेक करो तो जितनी पॉजिटिव वीडियोस हैं उसके व्यूअरशिप बहुत कम है, और जितनी नेगेटिव वीडियोस हैं उनकी तो मिलियंस में। किसी की बुराई है, किसी को एक्सपोज कर रहा है, सेक्स से रिलेटेड कोई चीज पड़ी है, मिलियंस। ये तीसरा भाई है विवेक का। और इसको देखोगे कैसे? एक डायरी बनाना पड़ेगा। ये स्कूल ने 2 चीजें दी, एक डिसिप्लिन, एक डायरी। ग्रेजुएशन में आते व्यक्ति दोनों छोड़ देता है, इसको आजादी मानता है। डायरी तुम्हें यह बताती है कि आज का दिन तुमने अपने लिए जिया या दूसरों के लिए जिया, बस इतना ही डायरी बताएगी तुम्हें। डायरी बड़ी शानदार चीज है, बहुत शानदार। डायरी तुम्हारी डेस्टिनी बन सकती है, बस ईमानदारी से तुम पूरी दिनचर्या इसमें लिखो, पूरी दिनचर्या।
और एक हफ्ते बाद यह देखो कि तुमने हफ्ते के 7 दिन दूसरों को दिया या अपनों को दी। और अगर अपने को दिया है तो तुम में परिवर्तन हो रहा होगा, विकास हो रहा होगा। इसीलिए तो लोग आश्रम में चले जाते थे, जंगल में चले जाते थे, आइसोलेशन में चले जाते थे। क्यों चले जाते थे? वहां कोई और नहीं, खुद को देखेंगे। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि जाओ एक अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ दुनिया में। वो गया, लौट के आया, कहा दुनिया में कोई अच्छा नहीं है। अपने को सुधारना, अपने को। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। ये डायरी तुम्हारी डेस्टिनी बन जाएगी। ईमानदारी से रात में सोने से पहले पूरी दिनचर्या, और दिन में अगर तुमने पूरा दिन दूसरों को दिया है तो क्या विकास होगा तुम्हारा। मोदी जी ने जो है अडवाणी जी को नहीं बुलाया, नहीं बुलाया होगा यार, इतने बुजुर्ग हो गए, नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, जाने दो। राजनीति मुद्दों की होती है, विवादों की नहीं होती। और अगर तुम अपना दिन अपने को दे रहे हो, इसलिए तुम देखो जब तुम अभाव में होते हो कोई तुम्हारे अगल बगल नहीं होता। 1787 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जन्म हुआ। स्लम एरिया, स्लम एरिया, 13 कॉलोनियां मिलकर बनी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्लम एरिया। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया। इससे पहले कि ब्रिटेन और फ्रांस अमेरिकी कॉलोनियों पर फिर से कब्जा करें, फ्रांसीसी क्रांति। और इस क्रांति ने नारा दिया लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ब्लास्ट हो गया। पूरा यूरोप इस आग को बुझाने में लग गया, पूरा यूरोप, कि भैया इस आग को बुझाओ, नहीं हम भी इसकी लपट हमारे पास भी आएगी। और 1789 में फ्रांस में आ गया नेपोलियन। हर 6 महीने बाद सेना लेके निकलता था, मारता पीटता ठोकता हुआ। और इस क्रांति के सिद्धांतों को उसने पूरे यूरोप में फैलाया। और 1815 में नेपोलियन पद से बाहर, नेपोलियन सत्ता से बाहर। लेकिन तब तक यूरोप में आग लग चुकी थी। और ये 1815 से जो आग लगी, ये 1950 तक जलती रही। एक से एक घटनाएं घटी। यूएस को 135 साल का आइसोलेशन मिला। ये देखो, तुम आइसोलेशन से भागते हो। 1815 से 1950 यूरोप जलता रहा। 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति, जर्मन यूनिफिकेशन, इटालियन यूनिफिकेशन, क्रीमियन वॉर, बाल्कन वॉर्स, फिर 2 वर्ल्ड वॉर, यूरोप जलता रहा। और 135 साल का आइसोलेशन मिला अमेरिका को। और अमेरिका ने क्या किया? आत्म विकास। और जब तक अमेरिका यूरोप में आग बुझती, अमेरिका एक वैश्विक शक्ति बनकर सामने आ चुका था। अपने पे ध्यान दो यार। अपने पे।
क्या करोगे जानकर किसी की कमियां? हमारी तो बता देंगे तो कोमा में चले जाओगे। हमारी जब ऑटोबायोग्राफी, हो सकता मैं लिखूं या हो सकता बायोग्राफी लिखी जाए, तो पहला 60 पन्ना पढ़ के तो बहुत सारे लोग कोमा में चले जाएंगे कि अरे प्रभु, पर मैं अपने पे ध्यान देता हूं। शेर दहाड़ता है, बकरी मिमियाती है, कुत्ता भौंकता है, ऐसे इंसानों में भी लोग होते हैं। बस उसके बोलने पे तुम्हें फाइंड आउट करना है कि किस कैटेगरी का है। अपने पे ध्यान दो, अपने पे। ये तीसरा भाई है विवेक। कौन? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। और विवेक का चौथा भाई है जागृति, अवेयरनेस। ये बड़ी प्यारी चीज है, होश। कहते हैं ना, होश में नहीं हो। अब चारा काट रहे हो, चारा काटते काटते मोबाइल देख रहे हो, हाथ घुस गया उसी में। एक आदमी चारा चला रहा है, मशीन चला रहा है, आप लगाए हो। दो लोग होते हैं ना चाकोयर बालने में, एक तो जो आदमी चला रहा है मशीन और एक जो लगाए है। अब बरसीन लगाई तुमने और दोबारा ध्यान दूसरी तरफ है और चारा जाते जाते तुम्हारा हाथ भी अंदर घुस गया। कहीं भैया होश में नहीं रहे। होश नहीं तो राजू जो है डायरेक्टर के बंगले के सामने पेशाब करता। 3 इडियट में जो राजू है, देखो कैसे अपनी सारी अंगूठियां निकाल के पॉट में डाल देता है। होश आ गया, जागृति आ गई, जागरण आ गया, खेल समझ में आ गया। जो भी उससे सवाल इंटरव्यू बोर्ड पूछ रहा है, कह रहा ये आपको चोट कैसे लगी? कहता वो सामने मेरी स्कूल की बिल्डिंग है, उससे मैं कूद गया था 3rd फ्लोर से। कहता क्यों? कहता वो मैंने अपने डायरेक्टर के बंगले के सामने मैं पेशाब कर रहा था शराब पी के। इंटरव्यूअर्स कहते हैं कि यार देखो तुम बहुत फ्रैंक होके बोलते हो और हम अपनी कंपनी में इतना फ्रैंक आदमी नहीं रख सकते हैं। थोड़ा सा अगर तुम बदलने का वादा करो तो हम तुम्हारी नौकरी पे विचार कर सकते हैं। क्या डायलॉग देता राजू। कहता दोनों पैर तोड़वा कर होश आया है सर, अब इसको नहीं खोएंगे सर। आप अपनी नौकरी अपने पास रख लो, हम अपना होश अपने पास रख लेते हैं। आपने स्क्रॉल करना शुरू किया मोबाइल, कब 3 घंटा बीत गया आपको पता ही नहीं चला। बस आपने स्क्रॉल करना शुरू किया, आपको पता ही नहीं चला कब 3 घंटा बीत गया। अब तो बेहोशी के इतने साधन है। अब सिर्फ नशा थोड़ी बेहोश कर रहा है कि सिर्फ नशे से लोग बेहोश हो रहे हैं। अब तो बेहोशी का नशे से भी बड़ा साधन बन गया है मोबाइल। 3 घंटा पता लगा पूरी रात स्क्रॉल करते चले गए, क्योंकि दिमाग को नई चीजें देखने का आदी है, रिपीटेटिव चीजों को देख नहीं सकता। और 1-1 सेकंड के वीडियो हैं इंस्टाग्राम वाले रील्स, 1-1 सेकंड पे नई चीज आ रही है और दिमाग को नई चीजें बहुत पसंद है। वो बोर होगा ही नहीं। पूरी रात आप नया रील देखते रहे, नई नई रील। अगर एक रील आप पूरी रात देखो तो 5 मिनट बाद आप बोर हो जाओगे। नहीं, क्या साइकोलॉजी पकड़ा है मन की। रील्स आज शराब से भी ज्यादा खतरनाक हो गई है लोगों के लिए। ये विवेक के 4 भाई हैं।
स्वामी किसका? सेंसस का। स्वामी सेंसस का, जिसके पास क्या है? विवेक है। कैसे विवेक पैदा किया? पहला भाई चुनौती, डरना नहीं है। दूसरा भाई सम्यक संदेह, क्वेश्चन पूछना है। तीसरा भाई सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण। और चौथा जागृति, होश में रहना है। जब तुम मोबाइल देखना शुरू करो, खड़े हो जाओ, तो पैर में दर्द होने लगेगा ना, कम से कम 1 घंटे बाद तो होने ही लगेगा। खड़े होकर मोबाइल देखना शुरू कर दो। तो अगर लेट के 5 घंटा देख रहे हो तो खड़े होकर आधे घंटे ज्यादा नहीं देख पाओगे, क्योंकि शरीर याद दिला देगी कि पेन हो रहा है यार, पैर में दर्द हो रहा है यार, घुटने में दर्द हो रहा है यार। तो जो इंद्रियों का स्वामी हो गया और जिसके पास विवेक पैदा हो गया, वो अपने आप आनंद की स्थिति में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास जागरण है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को देखता है, अपने आप को सुधारता है, अपने आप को ताकतवर बनाता है। क्यों? क्योंकि उसे जानना है हर चीज, रटना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको चुनौतियों का सामना करने में मजा आ रहा है। अमेरिका जाने का पैसा नहीं है, अमेरिका में रहने का पैसा नहीं है स्वामी जी के पास। और आरके मिशन में जब किताबें मिलती हैं, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, बड़ी पतली पतली है, देखो पतली पतली किताबें। एक एक पेज पढ़ा करिए। और इस कर्म योग की किताब में स्वामी जी ने इतनी बड़ी बात बताई। आज का आदमी क्यों परेशान है? सबसे ज्यादा खुद के लिए काम करना चाहता है, खुद के लिए कोई करता ही नहीं। वृक्ष कबहु नहीं फल वखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुंदर शरीर। श्रेष्ठ कर्म निस्वार्थ। तो विद्या से ज्यादा यही मेरा पैटर्न है। मैं चाहता हूं विद्या से ज्यादा इस देश का आदमी विवेक पैदा करने पर जोर दे। और जिस दिन इस देश की 80% जनता विवेक से मजबूत हो जाएगी, उस दिन इस देश में आइंस्टीन अपने आप पैदा होगा, अब्राहम लिंकन अपने आप पैदा, भरमार लग जाएगी इसकी। विद्या से ज्यादा इस देश को आज विद्या से ज्यादा विवेक की जरूरत है। और विवेक कहीं मिलता नहीं। अगर विवेक मिलता, कमोडिटी होता, तो ये लोग पावर में कभी नहीं आते ही नहीं। सब सामान्य घर, सब सामान्य स्कूलों से पढ़े हुए, सब। देखो कल तुम्हारा भी नाम इसमें रहेगा। ये अब सवाल उठता ये है कि यार ये बहुसंख्यक लोग सब कुछ जानते हैं, सब लोग कहते हैं भैया समझाओ ना, पता है। हाँ बिल्कुल,
फिर कुछ कर क्यों नहीं पाते, उसकी भी आज वजह बता दूं। जानना और इंप्लीमेंट करना दो अलग अलग बातें हैं। दुनिया में सिर्फ 2% लोग हैं जो जानने के बाद चीजों को इंप्लीमेंट कर ले जाते हैं, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन में कष्ट मिलता है, इसलिए लोग इंप्लीमेंट करने से भागते हैं। यह ज्यादा जरूरी है। सिर्फ 2% लोग, जैसे आईएएस पढ़ना, तो आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो पढ़ना तो ही है, बार बार मैं कहता हूं पढ़ना नहीं है, बिना पढ़े कौन आईएएस बनेगा यार। लेकिन पढ़ने वाले आईएएस नहीं बनते, प्रैक्टिस करने वाले आईएएस वही बनते हैं जो जी तोड़ प्रैक्टिस करते हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस का और मेंस के क्वेश्चंस का। यह मूल मंत्र है आईएएस बनने का। लेकिन प्रैक्टिस पेनफुल प्रक्रिया है। पढ़ना, अब आप किताब लेके पढ़ रहे हो, 4 घंटा मेज पे बैठे हो और पता नहीं अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्या पता। मान लो तुम मेंस का आंसर नहीं लिख रहे हो, कोई बात नहीं, पूरा पूरा टॉपिक रिकॉल करके लिख डालो। लिखना पेनफुल है। तुम बिना पढ़े बिना सोचे पढ़ सकते हो, बिना सोचे लिख नहीं सकते। लिखना पेनफुल है, इंप्लीमेंटेशन हमेशा पेनफुल है। इसलिए जानने के बावजूद बहुत लोग बहुत कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। और तो विवेक के 4 भाई और महत्वाकांक्षा के 4 भाई, एम्बिशन और एम्प्लॉयमेंट क्या है, नेसेसिटी है। एम्बिशन क्या है, रिस्क है। तुम जीवन में यह क्लियर कर लो कि यार तुम महत्वाकांक्षी हो या तुम्हें नौकरी चाहिए। नौकरी तो सबको चाहिए। हम 7 महीना होटल में काम किए, वो नौकरी थी, लेकिन मेरी महत्वाकांक्षा थोड़ी खत्म हो गई। एम्प्लॉयमेंट इज अ नेसेसिटी, नौकरी एक जरूरत है, एम्बिशन एक रिस्क है। इसके भी 4 भाई हैं। पहला भाई यही है, रिस्क, कुछ भी कंफर्म नहीं है। एक सिद्धार्थ घर से बाहर निकला, और बुद्ध बन गया। इसको देखकर बहुत सारे सिद्धार्थ निकले, लेकिन सब बुद्ध नहीं बन पाए। रिस्क तो है। एम्बिशन रिस्क है। सफलता की कहानियां तो सभी सुनाते हैं, असफलता की उसका नंबर बहुत ज्यादा है। इसलिए अगर तुम महत्वाकांक्षी हो, तभी तो मैं कहता हूं जिस दिन किताबें खरीदो उस दिन कटोरा भी खरीदो साथ। महत्वाकांक्षा का पहला भाई है रिस्क। महत्वाकांक्षा का दूसरा भाई उपेक्षा, निग्लेक्शन। जब तुम स्ट्रगल करोगे ना, कोई फटकेगा नहीं तुम्हारे पास। दो 2000 से 2015 मुझे याद ही नहीं कौन दोस्त, कौन रिश्तेदार, कौन भाई बंद, कुछ नहीं। अब तो मैं अगर किसी के घर मुंडन में ना जाऊं तो लोग नाराज हो रहे हैं। अरे मुंडन में बुलाए ना आए भैया बहुत, अरे भैया पैसा होएगा आप काहे। मुंडन में लोग बुला रहे हैं। जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जब आप लड़ाई कर रहे होते हो, जब आपको उत्साह की जरूरत है, किसी के साथ की जरूरत है, किसी के समर्थन की जरूरत है, उस वक्त आपको उपेक्षा मिलेगी। आप
आपके सुख में सब भागीदार हैं, दुख में कोई नहीं है। यह एम्बिशन का दूसरा भाई है। यह बात आपको दिल में बैठानी होगी। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई नहीं करता, किसी का नहीं करता। ऐसा नहीं आप ही का नहीं कर रहा, किसी का। ये सब नियम है। अयोध्यावासी बोले तो श्री राम से कि हम नहीं वापस जाएंगे, हम आप जंगल जाएंगे, हम भी जाएंगे। प्रभु राम ने कहा आओ। सब चित्रकूट से वापस चले गए। ये दूसरा भाई है। तो फिर इस वक्त किसको साथी बनाए? इस वक्त आप साथी बनाइए साहित्य को। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। है यहीं यहां, है यहां नहीं थी जगह न कोई जहां नहीं, किसी अरिमस्तक पर कहा नहीं वीर रस। वीर रस, शब्द रस पैदा करते हैं। कहीं थी मेरी गरीबी, वो लगाना है ना राजेश खन्ना का। किस किस का नाम लूं मैं, मुझे हर किसी ने मारा। यहां आपको दोस्त मिले, आप क्यों बाहर दोस्त ढूंढ रहे हैं? बाहर दोस्त ढूंढेंगे ये खून पिएंगे आपका। अमेरिका देखो 135 साल आइसोलेट रहा, सुपर पावर। यहां आपका दोस्त कौन बनेगा? संगीत बनेगा। तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम हंसी हो, तुम्हें सब प्यार ही करते होंगे। मैं जो मरता हूं तो कुछ और भी मरते होंगे। संगीत। यहां सत्संग, किसी गुरुद्वारे में चले आओ, किसी मंदिर में चले आओ, सेवा कर दो। टाइम नहीं कट रहा है ना। वो सीपी में है ना गुरुद्वारा, चले आओ, झाड़ू उठा लो, पूरे गुरुद्वारे में झाड़ू लगा डालो, सेवा कर दो। शीशगंज गुरुद्वारा चले आओ, बिरला मंदिर चले आओ, छतरपुर टेंपल चले आओ। और अब तो ऑनलाइन का जमाना है। सदगुरु, इतने सारे संत महात्मा बोल रहे हैं यूट्यूब पे, किसी को ऑन कर लो, इनको दोस्त बना लो। दुनिया उपेक्षित कर देगी तुमको। बहुत अच्छा जो दुनिया तुमको उपेक्षा करेगी। दुनिया तुम्हें रायता सुनाने के लिए आती है। ये दूसरा भाई है महत्वाकांक्षा का। उपेक्षा है बड़ी मजेदार चीज, लेकिन तुम दुखी होते हो। एक तो तुम रिस्क से घबराते हो, हार गए तो क्या फर्क पड़ता है, तब भी 5-6 कुंटल लकड़ी लगेगी। क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। हारने दो यार, जिंदगी मौत से कटनी चाहिए। मौत तो सबका इंतजार कर ही रही है। तुम मौज को ही छोड़ दे रहे हो। कोई जरूरी थोड़ी कि सिर्फ मुजरा का मजा लिया जाए, मजा तो युद्ध का भी लिया जा सकता है ना। तुम कह रहे हो नहीं भैया हम युद्ध का मजा नहीं लेंगे। युद्ध का ही मजा लेना है। राजा मतलब कौन? जो युद्ध का मजा ले। बाज बहादुर हो, दिन भर बैठ के संगीत सुन रहे हो। मालवा का राजा बाज बहादुर और उसकी वो दोस्त रूपमती, वो दिन भर गिटार बजाता था, रूपमती नाचती थी। बताओ, ये भी राजा हैं, 15 घंटा गाना गा रहे हैं, वो 15 घंटा नाच रही है। राज्य खाक चलेगा? जरूरी नहीं है कि मौज मुजरे से लिया जाए। मौज तो युद्ध का भी हो सकता है।
बस लेने वाला चाहिए। लालू जी जेल गए, क्या स्टेटमेंट दिए कि भगवान कृष्ण जेल में पैदा हुए थे। क्या बात है। महत्वाकांक्षा का दूसरा भाई है उपेक्षा। जब तुम लड़ोगे तुम्हारे साथ दुनियावी कोई नहीं रहेगा, लेकिन ये सारे लोग रहेंगे। तीसरा भाई महत्वाकांक्षा का तापमान। कष्ट देना पड़ेगा स्वयं को, स्वयं को कष्ट देना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा स्वयं को। अगर तुम स्वयं को कष्ट नहीं दोगे तो दुनिया देगी। जिन्होंने स्वयं को कष्ट देना शुरू किया और उस कष्ट का मजा लेने लगे, और कोई रास्ता ही नहीं खुद को बदलने का, है ही नहीं बाबूजी। मोटिवेशन कर लो, मोटिवेशन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, चाहे जो कर लो, तुम्हें कष्ट देना ही पड़ेगा। कोई रास्ता ही नहीं है। तपस्या, तपस्या। सबको करना पड़ेगा। कोई बचता ही नहीं, कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। कहते ना बिना मरे किसी को स्वर्ग नहीं दिखता। त्रिशंकु ने कोशिश की थी, बीच में अटके हुए हैं। है ही नहीं सर, ऑप्शन ही नहीं है। है ही नहीं सर, कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई एग्जाम्पल है ही नहीं हिस्ट्री में। तो तुम्हें क्या करना है, उस कष्ट को खुद ही लेना है। ठंडक चल रही है, अब स्वामी गणकानंद जी है महाराज, इतनी ठंडक में उनकी उम्र करीब 100 साल है। इतनी ठंडक में वो 4 बजे दर्शन के लिए बाहर आ जाते हैं। 4 बजे सुबह नहा धोकर, 100 साल की उम्र में। वो भी कहां, बरचर वाले आश्रम में। सक्तेशगढ़ तो खैर, बरचर पूरा जंगल और चिल, मतलब अजीब सी चिलिंग ठंड होती है वहां पे। कोई रास्ता ही नहीं सर। यह तीसरा भाई है महत्वाकांक्षा का, तपस्या। गलाना पड़ेगा अपने आप को। और चौथा भाई इसका, लोग तुम्हारे ऊपर हंसने, तुम्हें भी खुद पर हंसना है। आज का आदमी इससे बहुत डरता है। जब मैंने ध्यान योग शुरू किया तो लोग मुझ पर हंसने लगे। 100 चूहा खाए बिल्ली हज का चली। अरे चली तो कम से कम। तो पहली बार मैं ध्यान करने बैठा तो मेरे घर ही में लोगों ने कहा 100 चूहा खाए बिल्ली हज का चली। अरे इस बात पे अप्रिशिएट करो कि बिल्ली चल तो रही है, नहीं तो 101वां चूहा तुम हो जाओगे। बिल्ली को क्या है, जब खून की आदत पड़ ही गई है, और जब तुम सही रास्ते की तरफ मुड़ोगे, सबसे पहले अपने लोग हंसेंगे। और जब अपने हंसते हैं तो अंदर से बहुत कष्ट हो रहा है कि यार बाहर वाले हंस रहे, ठीक है, तुम काहे हंस रहे हो, तुम काहे मजाक उड़ा रहे हो। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, कहीं ना रहे अरिस्टोटल बने जाते हैं। फिर मैंने तैयारी शुरू की, कहे डीजीपी हो जी हैं। फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया, कहे साले अरिस्टोटल सुकरात। अरे भैया अवध ओझा सुकरात हो रहे हैं। इसका मजा लो, खुद पर हंसो, खुद पर। लोग भी हंसे, तुम भी हंसो, बाचो मत हंसने से। 98% लोग इन चारों भाइयों को गले लगा ही नहीं पाते। बस कहीं इनको सुनेंगे, कहीं उनको सुनेंगे, कहीं इस बाबा कहीं वो बाबा की कोई आसान सा रास्ता मिल जाए, है ही नहीं सर, है ही नहीं।
है ही नहीं सर। वो मार्बल बनने के लिए सर मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक पढ़ा है ना सर, वो कानून टूट ही नहीं सकता सर। मार्बल को टेम्परेचर बर्दाश्त करना पड़ेगा, मार्बल बनने के लिए टेम्परेचर बर्दाश्त करना पड़ेगा। है ही नहीं सर, हम सब कोयला है सर, हम सब कोल, और हम सब डायमंड बनना चाहते हैं सर। तो वो जो साइंटिफिक लॉ है सर कोल से डायमंड बनने का, वो सब कोयलों पे लागू होता है सर। तुम पे लोग, अब तो लोग मेम्स बनाते हैं ना, बड़ा उल्टा सीधा बनाते हैं। बहुत सारे लोग हमको भेजते हैं, ये देखिए सब आपके ऊपर बना रहे हैं। बनाने तो यार, इसी बहाने उनका जीवन चला, कुछ भी बनाओ। पर जितने लोग बना रहे हैं उसमें से पहली बार जो सामने पड़ जाएगा उसको भारत रत्न तो जरूर दिलवाएंगे। मैंने अपनी जिंदगी में किसी को माफ नहीं किया, किसी को भी नहीं। और दुनिया में दो लोगों की आंखें बहुत खराब हैं, एक कोबरा की और एक अवध ओझा की। जिसको यहां बैठा लिया ना, उसको कब्र से खोद कर लाएंगे भारत रत्न दिलाने के लिए। भारत रत्न दिलाएंगे जरूर। तो किसी भी आसमान पे बैठा होगा, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथा आसमान, पांचवां आसमान, सातवां आसमान, उसको बुलाकर और भारत के राष्ट्रपति से भारत रत्न दिलवाकर, उस शॉल वॉल उड़वाकर तभी भेजेंगे, जाने नहीं देंगे। क्योंकि एक बात पर तो मैं क्लियर हूं, फॉरगिवनेस इज द क्वालिटी ऑफ गॉड एंड आई एम नॉट गॉड। मैं जीसस क्राइस्ट का फॉलोअर नहीं हूं, आई एम द सन ऑफ गॉड। नो, मैं चंगेज खान का फॉलोअर हूं, आई एम द स्करेज ऑफ गॉड। मैं भगवान का श्राप हूं। भारत रत्न तो दिलवाएंगे जी, पद्मश्री से भी काम नहीं चलाएंगे, अर्जुन अवार्ड तो मतलब ही नहीं, भारत रत्न इतना सम्मान दिलवाएंगे, सम्मान। क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो मेरे अंदर पर डे जज्बा नहीं पैदा होता लड़ने का। आम आदमी को जब कोई चिढ़ाता है तो डिप्रेस होता है, मुझे जब कोई चिढ़ाता है मैं और आक्रामक हो जाता हूं। एक आम आदमी के लिए गाली दुख है, मेरे लिए ऑक्सीजन है। 8 बातें मैंने तुमसे आज कही, 8 बातें, और तुम्हारे ही हाथ में यह देश है। विवेक पर ध्यान दो, यह दुनिया की सबसे कीमती चीज है। चुनौतियों को स्वीकार करो, रो मत। रो मत। दूसरा, सम्यक संदेह। तीसरा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। और यह बात मैं अपने देश के सभी नागरिकों से कहना चाहता हूं कि वो भी अपने बच्चों के विवेक, विजडम पे डेवलप होने पर ध्यान दे। आप इतना परेशान ना हो कि यार मेरा बच्चा वहां नहीं पढ़ रहा है, यार मेरा बच्चा, काश मेरे पास पैसा होता मैं लंदन पढ़ा लेता। कोई दिक्कत नहीं सर, आप इसको डेवलप करवाओ। इस देश में जिस दिन परसेंटेज सिस्टम खत्म हो जाएगा ना, यह देश महान हो जाएगा। इस देश को परसेंटेज सिस्टम ने बर्बाद कर दिया, इसके डेवलपमेंट में बाधा डाल दी। अब कोई विवेक पे ध्यान नहीं दे रहा है, परसेंटेज। चौथा, होश में आ जाओ, ध्यान करो। और एंबिशन, महत्वाकांक्षा के 4 भाई। पहला भाई रिस्क। डर के खेलोगे अब अगर ट्यूडर फैमिली से हो या बुरबॉन फैमिली से हो फ्रांस की, या भारत की मुगल फैमिली से हो,
तब तो भाई इज्जत का ख्याल करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरी तरह तुम्हारे भी पिता पोस्ट मास्टर थे तो हमारी तुम्हारी कौन सी फैमिली। हम डेस्टिनी भी बनाएंगे और डायनेस्टी भी बनाएंगे। दूसरा भाई कौन है? निग्लेक्शन, उपेक्षा। कोई बात नहीं, कोई तुमसे नहीं मिल रहा, बहुत अच्छा, कितनी अच्छी बात है। कुछ लोग इसीलिए परेशान है कि उनसे लोग बहुत मिलते हैं, उनसे मैं कहता हूं उधार मांग लो सबसे। तीसरा तपस्या, इसका तीसरा भाई है, खुद को पेन दो। और चौथा पॉइंट, हंसना, खुद पर हंसना सीख लो। इससे पहले कि लोग तुम पर हंसने लगे, तुम खुद पर हंसो। संघर्ष करो यार। वो जो फॉर्मूला मैंने दिया ना, 6 महीने में 6 महीना ब्यूरोक्रेसी, 1 साल एमएलए, 5 साल एमपी, 10 साल पीएम, 14 साल भगवान। सर ये फॉर्मूला खाली नहीं जाएगा सर, ये फॉर्मूला खाली नहीं जाएगा सर। सर मैंने अप्लाई किया सर अपने ऊपर। आप तो बढ़िया वाला कोल भी कई तरह का होता है ना सर, आप में से तो बहुत लोग बहुत बढ़िया वाले कोल होंगे, कार्बन कंटेंट ज्यादा होगा। मैं तो वैसे भी खराब कोल था, कोल भी था वो भी खराब। मतलब हमारे ऊपर लोग शर्त लगा लिए थे कि आदमी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता। और लास्ट में विवेकानंद का सबसे बड़ा मैसेज, सबसे बड़ा, जिसको लेकर उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सर जाया करो आप सर। सर दिल्ली में रामकृष्ण मिशन का मेट्रो स्टेशन है सर, वहां एक बहुत बड़ा मेडिटेशन हॉल बना हुआ है, आप जाया करो सर। वहां लाइब्रेरी है सर, वहां क्या कहते हैं, बुक्स मिलती हैं बहुत अच्छी अच्छी, 25 रुपए 30 रुपए की किताबें हैं सर। और जानते हैं इनका मूल मंत्र क्या है? सेवा। शुरुआत अपने मां बाप से करो सर। एक साल 2024 आत्म परिवर्तन का साल, यह मैंने 31 दिसंबर को भी कहा, आत्म परिवर्तन का साल। हर महीने मेरी आपकी मुलाकात होगी किसी ना किसी महान व्यक्तित्व के दिवस पर, या किसी बड़ी जो डेट्स होती हैं। 2024 आत्म परिवर्तन, अपने ऊपर, सिर्फ अपने ऊपर काम करेंगे सर, खुद बदलेंगे, इस राष्ट्र को बदलेंगे और फिर इस विश्व को बदलेंगे।